योजना कहने से जो समझा जाता है और जो करना होता है वह आज तक भारत में हो नहीं पाया है। यही दुख की बात है और यही अजस्र अपव्यय और दुर्नीति का कारण भी है। योजना का अर्थ है निर्दिष्ट लक्ष्य रखकर कार्यक्रम का आरंभ करना और उसकी अग्रगति के साथ किए गए काम का हिसाब रखना, उसे ठीक करना। अगर ऐसा नहीं होगा तो गोदड़ा तड़े जेतिकी माड़े सेतिकी, अर्थात लाभ की तुलना में नुकसान अधिक होगा। यह बात किसने लिखी थी, कहाँ लिखी थी, क्यों लिखी थी और उसकी चर्चा मैं क्यों अभी कर रहा हूं, अभी बताता हूं। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम में मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है गांव मजलिस। हरे कृष्ण मेहताब की यह पुस्तक है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत ओड़िया निबंध संग्रह है, दशकों बाद जिसका हिंदी अनुवाद ओड़िया से हिंदी में सुजाता श्रीवेन ने किया है। गांव मजलिस का लोकार्पण, इस हिंदी संस्करण का विमोचन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी कुछ दिन पहले ही किया था। यह संग्रह इतने वर्षों बाद ओड़िया में प्रकाशित होने और ओड़िया में इसे पुरस्कार मिलने के बाद भी क्यों हिंदी में इतना विलंब से आया, इसे समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसकी वजह यह है कि यह निबंध संग्रह जो है ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री रहे, महान राजनेता रहे हरे कृष्ण मेहताब का वह साप्ताहिक स्तंभ है जिन्होंने अपने ही द्वारा स्थापित समाचार पत्र प्रजातंत्र में स्तंभ के तौर पर, संपादकीय के तौर पर लिखा था। उस दौरान उन्होंने, हरे कृष्ण मेहताब ने, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं थी जो ओडिशा से संबंधित थी या पूरे देश से संबंधित थी, उन पर अपने विचार लिखे। हरे कृष्ण मेहताब न केवल वरेण्य राजनीतिज्ञ, प्रतिष्ठित साहित्यकार, ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, बल्कि ओडिशा के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी अपनी एक अलग पहचान थी। उनका जन्म 1899 में ओडिशा में हुआ था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने लगभग 6 दशकों की लंबी अवधि तक ओडिशा की जनता की सेवा की थी। वे मुख्यमंत्री तो रहे ही कई बार ओडिशा के, भारत सरकार के भी मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपना सुनाम और ख्याति अर्जित की। ओडिशा की सर्वांगीण उन्नति ही उनका लक्ष्य था। लेकिन उस दौरान जो ओडिशा की स्थानीय राजनीति थी, केंद्र और राज्य के जो संबंध थे, उन पर भी उन्होंने एक नजर डाली थी और उन्हें वो लगातार लिख रहे थे। उनके संपादकीय लेखों को 9 खंडों में गांव मजलिस के नाम से संकलित किया गया। तीसरे खंड को, जिसका ये अनुवाद है, उसमें जो लेख शामिल थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये जो लेख हैं वो लेख ये बताते हैं कि जो जन और योजना है, जनता और योजना है, जन और योजना, जनता और योजना, जनता और योजना के 3 खंड क्या हैं, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति थी, किसी भी समाचार को छपने के बाद जो समाचार समिति बनती थी, विधानसभा में जो समितियां बनती थी, शासन किस तरह से निष्ठुर अपने लोगों के लिए, अपनी योजनाओं और अपने स्वार्थ के लिए राजनेता किस तरह से होते हैं, पारादीप द्वीप की जो परिकल्पना, बंदरगाह की जो परिकल्पना थी, उस समय पारादीप बंदरगाह बन रहा था, उस पर उनके विचार, जगन्नाथ
से जो ओडिशा की जनता की रक्षा के लिए वो प्रार्थना करते हैं। गाँव में जो बदलाव हो रहा है, गाँवों से जो पलायन हो रहा है, गाँवों से जो विस्थापन हो रहा है, जो युवाओं की शिक्षा और नौकरी से संबंधित जो उद्देश्य हैं, किसी भी परियोजना को चलने के दौरान उस परियोजना से जुड़ी जो दूरदृष्टि है, जो उसे लेकर जो विलंब हो रहा है, विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार शामिल है। भारत में जो श्रमजीवियों की जो भूमिका है, विभव की जो प्रक्रिया है, समस्याओं से क्यों नहीं सीखा जा रहा है, किसानों की जो समस्या है, किसानों के उपज के मूल्य की जो समस्या है, उनके बिक्री और विक्रय की जो समस्या है, उनकी सरकारी खरीद की जो समस्या है और गलतियों से क्यों नहीं सीखा जा रहा है, उस पर जो उनके विचार हैं। यहाँ तक कि मूल्य वृद्धि, बढ़ती महंगाई, बजट पर जो उनके विचार थे, अंततः राज्य की उन्नति कैसी होगी, अर्थ क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है और अर्थ का मतलब पैसा, धन जो है क्यों इतना परिष्कृत भूमिका में आ रहा है और किस तरह से वो शिक्षा, समाज और सांस्कृतिक संरचना को प्रभावित कर रहा है। जो संस्थानों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है उसकी क्या परिणति है, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो व्यापार का लेन देन है, जो सड़कों का निर्माण है, जो रेल का निर्माण है, उसमें जो स्थानीयता और स्थानीय परिदृश्य या स्थानीय स्तर पे जो उद्योग हैं उनकी क्या है, हल की खेती और कलम की खेती किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, शासन में जो अव्यवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर शासन का उद्देश्य क्या है, भूमि का बंटवारा, उस समय भूमि की हदबंदी, जो परती पट्टा है, जो परती जमीनें हैं जिसको सरकारी जमीन कहा जाता है, उसकी क्या वजह है, राजाओं का पराभव क्यों होता है, राजनेता जो अपने को राजा समझने लगे हैं, राजा कालस्य कारणम, उनका क्या है, नौकरी नहीं है तो काम मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उनका कहना था कि आप युवाओं को सड़क पर नहीं भेज छोड़ सकते, सरकारी नौकरी नहीं है तो उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, उनको काम दीजिए, योजना बनाइए, उनको पूंजी दीजिए। संयुक्त परिवार क्यों समाप्त हो रहे हैं, उनकी तरफ क्या होगा, हर मार जो है निचले और मध्यम वर्ग के हिस्से ही क्यों आ रही है। कागज की समस्या उस दौरान भी थी, उस पर भी उन्होंने कहा है। वर्णाश्रम की क्या स्थिति है, किसानों के प्रति हमारी निष्ठुरता क्यों है, सरकार नशा के समापन के लिए क्या करे, चावलों के क्रय विक्रय के लिए क्या करे और नई सोच से कैसे काम करे, क्या वह अपने उद्देश्यों को, संवैधानिक उद्देश्यों पर काम कर पा रही है, क्या राजनेता अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत आचरण में और व्यवहार में उस उद्देश्य को पा रहे हैं, क्या राजनीतिक दल उन उद्देश्यों की, उन वादों की, उन घोषणाओं की संरक्षा कर पा रहे हैं, जिसे कहकर, जिसके साथ जनता के बीच जाकर वह राजनेता बने और सत्ता संभाले हैं। यह सब कुछ इसमें लिखित है। कोई लेख 4 अगस्त 1977 का है, कोई 20 अगस्त 1971 का है, कोई 20 अक्टूबर 1967 का है। अलग अलग जगहों पे भ्रष्टाचार वाला लेख 17 जून 1964 का है। आप समझ सकते हैं 17 जून 1964 और 2025 में हम बात कर रहे हैं। भारत भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सका, भारत गरीबी भुखमरी से, भारत हिंसा और विभेद से, भारत भौतिकता का जो आचरण है, भौतिकता का जो अहंकार है, पैसे की जो गरिमा है, उन सबसे मुक्त नहीं हो सका है। हमारे समय के महानतम राजनेता ने, जिनका कालखंड 1899 से 1887 तक और 1899 से 1987 तक, हमारे समय के महानतम राजनेता, मैं फिर से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारे समय के महानतम राजनेता जिनका कालखंड 1899 से 1987 तक था, उन्होंने अपने इस संग्रह में गांव मजलिस में क्या कुछ लिखा है उसका बहुत ही सरस अनुवाद सुजाता सिवेन ने किया है। सुजाता सिवेन का जन्म जो है वो संबलपुर उड़ीसा में हुआ। हिंदी और उड़िया की चर्चित अनुवादक, लेखिका, कवयित्री हैं। लगभग 40 से अधिक पुस्तकें उनकी द्वारा अनुदित होकर प्रकाशित हो चुकी हैं। मनोज दास, सीताकांत महापात्र, फणी महांती, जेपी दास, विपिन बिहारी मिश्र,
इंदुलता महांती, गायत्री सराफ जैसे बड़े लेखकों की रचनाओं का उन्होंने अनुवाद किया है। गैर हिंदी लेखक सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। भारत सरकार के दिल्ली अकादमी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य रह चुकी हैं। नेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी की सदस्य रह चुकी हैं। तमाम लगातार निरंतर ओडिया साहित्य से, ओडिया पुस्तकों से हिंदी साहित्य जगत को लाभान्वित करती रहती हैं, समृद्ध कराती रही हैं और उनकी द्वारा अनुदित एक रचना आज तक साहित्य जागृति सम्मान से भी सम्मानित है। उम्मीद है साहित्य तक, इससे पहले कि मैं आपसे आग्रह करूं कि हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, मैं यह बता दूं कि साहित्य अकादमी ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य केवल 180 रुपये है। इस पुस्तक का लोकार्पण भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ इसलिए आपके पास पहुंचता हूं कि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, जिस विधा विशेष को। पुस्तकें अवश्य खरीदें। कार्यक्रम को सुनकर इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।